हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस कैप्सूल सीरीज, जो कि बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आज इस सीरीज में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स और इन्फ्लेशन के टाइप्स। ये दोनों ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर ऑफन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द एग्जामिनेशन कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है या ये कौन से टाइप का इन्फ्लेशन है। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक विदाउट एनी डिले। सो बच्चों, पहला हम पढ़ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। हम काम करना चाहते हैं, हमारे पास एबिलिटी भी है पर हमारे पास काम नहीं है, उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल हु वांट टू वर्क, हु इज हैविंग एबिलिटी टू वर्क बट देयर इज नो वर्क। काम नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ काम करने के लिए कोई भी चीज नहीं है, तो वो है आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट नीड्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी की अलग अलग साइकिल होती है, उसमें से एक साइकिल होती है रिसेशन, जहां पे सब कुछ मंदी चल रही होती है, पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड कम हो गई होती है और उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होगा। अब जैसे पूरे कंट्री में ही डिमांड कम हो गई है बच्चों, तो कंपनीज क्या सोचेगी कि यार लोग खरीद ही नहीं रहे तो हम बनाए क्यों। अब कंपनीज ऐसा सोचेगी तो उनको सबसे पहले यही नजर आएगा कि क्यों ना हम अपने एम्प्लॉयज को निकालें। तो ये होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो इकोनॉमी में रिसेशन के कारण आता है, एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण आता है। कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बोले तो पूरे देश की डिमांड कम हो रही है। अगर रिसेशन आ रहा है मतलब मंदी है इकोनॉमी में, तो वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा दैट वुड बी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट reduces production and lay off workers during a recession due to decreased consumer demand। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि रिसेशन है इकोनॉमी में, इसलिए हम एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, कंज्यूमर्स की डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, तो इससे बेहतर है कि लोगों को निकाला जाए, तो दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आता है बच्चों फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब छोड़ी है पर दूसरी जॉब अभी तक मिली नहीं है, तो उसके बीच का जो समय है जब तक हम बिना एम्प्लॉयमेंट के रहते हैं दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन जॉब्स। एक जॉब हमने छोड़ी है, मान लेते हैं दिसंबर 2024 में किसी ने जॉब छोड़ी है, लेफ्ट जॉब इन ए कंपनी, या फिर निकाला हो, जो भी रहा हो, लेफ्ट जॉब, ठीक है। जून 2025 में नई जॉब मिली, तो इनके बीच का जो गैप है उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब छोड़ने के बाद या एक जॉब खत्म होने के बाद दूसरी जॉब मिलने के लिए जो बीच का समय लगता है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, जैसे ये ऑलमोस्ट 6 महीने जितना गैप हो रहा है, तो यहाँ पे जॉब इंफॉर्मेशंस को इम्प्रूव कीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है लोगों तक पहुंचे। जैसे आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू लोगों को पता चल जाता है, naukri.com, इंडीड, जिसके थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज पता चल जाती है। तो वो सिस्टम हमारे स्ट्रांग होने चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे है। तो फ्रिक्शनल मतलब छोटा और शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट, जो दो जॉब के बीच जो डिस्टेंस है, जो गैप है, जहां पे इंसान अनएम्प्लॉयड रहता है, उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस जिनके कारण हम लोगों को निकाल रहे हैं, तो दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कॉज्ड बाय चेंजेस इन इकोनॉमी, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, पहले हम मैनुअली काम करते थे, अब हमने टेक्नोलॉजीज लगा दी है। Example, when factory workers in a manufacturing plant lose their jobs due to automation। automation मतलब अब सब कुछ मशीन के थ्रू होने लग गया,
पहले जो काम लोग मैनुअली करते थे, जैसे पैकेजिंग करना, सामान रखवाना, सब कुछ मशीन्स के थ्रू होने लग गया, ऑटोमेटेड हो गया। तो ऑब्वियसली अब हमें वर्कर्स की जरूरत नहीं रहेगी। एंड न्यू टेक्नोलॉजीज रिप्लेसिंग देयर रोल्स। नई टेक्नोलॉजीज क्या कर रही है, जो वर्कर्स हैं उनके रोल को रिप्लेस कर रही है, तो दैट इज स्ट्रक्चरल। यहाँ पे हम क्या करें, अपने एम्प्लॉयज को रिट्रेन करें ताकि वो लोग जो है नई चीज़ें भी कर पाए, नई चीज़ें भी सीख पाए और उन्हें हमें निकालना ना पड़े, नई टेक्नोलॉजी से जो वेल वर्स्ड हो। तो इससे हम क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को बचा पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल में एक चीज़ ये भी आती है कि हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स एक्सेल सीख जाए, पर उनको स्किल्स ये नहीं आती है, स्किल्स नॉट अप टू मार्क। तो ये जो स्किल का गैप है, ये भी एक तरह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है कि हमारे स्ट्रक्चर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है। तो इसके लिए हम उनको रिट्रेन करें ताकि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ना हो। हम पहले मैनुअली काम करते थे, अब हम ऑटोमेशन पे आ गए, इसलिए हम लोगों को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हम पहले कोई प्रोडक्ट बनाते थे जिसकी अच्छी खासी डिमांड थी, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में बैन हो गया है, तो इसके लिए हम लोगों को निकाल रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। टैक्स ब्रेक्स दो न्यू इंडस्ट्रीज को, नई नई इंडस्ट्रीज आ पाए, उनको टैक्स ब्रेक्स देना मतलब उनके ऊपर टैक्स मत लगाओ ताकि लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो। तो स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल में क्या फर्क है मैम? साइक्लिकल ओवरऑल इकोनॉमी के कारण क्रिएट होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण क्रिएट होता है, रिसेशन के कारण क्रिएट होता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के चेंजेस के कारण, ऑटोमेशन के कारण, स्किल्स नहीं है इस कारण, ये सारे रीजंस रहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रहता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म तक रहता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अब जैसे बच्चों किसी का आइसक्रीम का बिजनेस है, तो मैम आइसक्रीम का बिजनेस तो समर्स में बहुत अच्छा चलेगा, बट विंटर्स में हो सकता है इतने लोगों की जरूरत ना रहे, तो सीजन खत्म और जॉब खत्म, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कॉज्ड बाय डिमांड फ्लक्चुएशन, जैसे फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, अलग अलग क्रॉप अलग अलग टाइम पे होती है, तो वो भी सीजनल है। टूरिज्म भी सीजनल होता है, हॉलीडेज में बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, बट नॉर्मल रूटीन में लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, तो ये भी सीजनल है। सोल्यूशन क्या है, बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन हो, जैसे समर्स की सीजन में हम आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं और विंटर्स में हम कुछ गर्म चीज़ का, हॉट मिल्क या केसर मिल्क, ऐसी गर्म चीज़ों का बिजनेस कर रहे हैं, तो चल जाएगा, समर्स में ये काम होगा, विंटर्स में ये काम होगा। बट अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रखा है, अलग अलग बिजनेस में हम नहीं है, सिर्फ एक ही बिजनेस कर रहे हैं जो भी एक पर्टिकुलर सीजन में ही चलता है, तो बाकी के सीजन में तो फ्री है। जैसे वेडिंग फोटोग्राफर्स है, अब मान लेते हैं किसी फोटोग्राफर का काम है सिर्फ और सिर्फ शादी में जाकर फोटोग्राफी करना, तो शादी में जाकर फोटोग्राफी करना, शादियों की तो सीजन होती है और 3-4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें शादियां नहीं होती, तो इसका मतलब वो तो जॉब लेस हो गए, इनकम लेस हो गए। तो बेटर क्या है कि वो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करे कि जब ऑफ सीजन आए तो भी उनके पास वर्क रहे। प्रोवाइड सीजनल बेनिफिट्स, या फिर आप एम्प्लॉयज़ को सीजनल बेनिफिट्स दो कि भाई 6 महीने काम करोगे तो ये पे है, जब 6 महीने नहीं करोगे तो हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें की जा सकती है ताकि लोग अनएम्प्लॉयड ना रहे। ठीक है, फिर आता है बच्चों रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज कॉज्ड बाय हाई वेजेस ड्यू टू यूनियन पावर। फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब जब लेबर रेट 1000 पर डे है, ठीक है, और 100 लेबर्स हैं और 50 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी रेट है जिसपे इन 50 फैक्ट्री को 100 वर्कर्स की जरूरत है, और ये रेट पे ये लोग 100 वर्कर्स को खरीद भी लेंगे, मतलब रख लेंगे काम पे। पर मान लेते हैं वर्कर्स के यूनियन ने तय किया है कि ये रेट 1500 पर डे होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है कि वेज रेट को बहुत ज्यादा हाई रखा है। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा प्राइस जहां पे डिमांड वॉज इक्वल टू सप्लाई, मतलब जितने लोग अवेलेबल थे सामने उतने लोगों की डिमांड भी थी। पर जैसे ही ये वेज को हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो अब क्या होगा, अब भले ये 100 वर्कर्स तो काम करने को रेडी हैं,
पर ये 50 कंपनी इनको हायर करने को रेडी नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार वर्कर्स तो 1000 में भी मिलते हैं, हम क्यों 1500 पे हायर करें, हम क्यों ज़्यादा पे करें, इससे बढ़िया हम मशीन ले आए। तो ऐसा सोचने लग जाएगी कंपनीज। तो यहाँ पे आएगा रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप क्या करो, रिड्यूस द यूनियन पावर एंड मिनिमम वेज लॉ, कि मिनिमम वेज जो है या यूनियन की पावर है वो कम की जाए, एक ऐसी रेट तय की जाए कि भाई लोगों को जॉब्स मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कॉट करोगे तो शायद आपको काम ना मिले। तो ये कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है बच्चों। कौन कौन से हमने पढ़े मैम? पहला हमने पढ़ा साइक्लिकल, कॉज्ड ड्यू टू चेंजेस इन इकोनॉमी, जैसे कि रिसेशन के कारण होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फ्रिक्शनल, जो दो जॉब्स के बीच होता है। सीजनल, दैट इज बिटवीन टू सीजन्स। दैट इज सीजनल। स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज आना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आना, ऑटोमेशन लाना, रिड्यूसिंग कंज्यूमर डिमांड। देखो साइक्लिकल में तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट हो रही है। एंड हाई वेज अनएम्प्लॉयमेंट क्या था? हाई वेज जहां पे हम वेजेस अबाउट द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो इसे हम हाई वेज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सवाल जनरली यहाँ पे केस स्टडी दी होती है और आपको पूछा जाता है ये किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसी चीज़ें की जा सकती है, जैसे एक कंपनी है, पहले मैनुअली काम करती थी, अब वो नई मशीनरीज ले आए, तो 100 वर्कर्स की जगह उनको 50 की ज़रूरत है, तो 50 को उन्होंने ले ऑफ कर दिया। ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ? तो ये हुआ बच्चों स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का नाम तो आपने सुना होगा, महंगा ही महंगाई। इन्फ्लेशन कैन अराइज फ्रॉम सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण इन्फ्लेशन अराइज हो सकता है, अलग अलग टाइप से। पहला आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, अति हो जाए डिमांड की, तो वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी होने लग जाती है। डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, जैसे सप्लाई सिर्फ 100 यूनिट्स की है पर मार्केट में डिमांड 1000 यूनिट्स की है, तो अब ये 100 यूनिट्स के मुंह मांगे दाम जो है वो लिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है 1000 लोग खरीदने के लिए रेडी है, 1000 यूनिट्स जो है खरीदी जाने के लिए रेडी है, पर मार्केट में तो 100 ही यूनिट अवेलेबल है। अब 100 ही यूनिट अवेलेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ गया। केनेजियन सोल्यूशन, केनेजियन एक थियोरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बोला कि आप डिमांड को रिड्यूस करो। कैसे? हाई टैक्स लगा के। अब हाई टैक्स लगाने से क्या होगा मैम? अगर किसी बंदे के पास 1 लाख है तो वो कोई चीज खरीद रहा था, अब उस 1 लाख में से 20,000 गवर्नमेंट ने ले लिए टैक्स के फॉर्म में, तो उसके पास तो कितने बचे? 80,000 ही बचे। इसका मतलब उसका परचेजिंग पावर कम हो गया है। पहले जो वो 20,000 फ्रीली खर्च कर रहा था, अब वो 20,000 उसके टैक्स में जा रहे हैं। टैक्स बढ़ गया मतलब उसके पास डिस्पोजेबल इनकम काफी कम रहेगी, वो खर्चा अब उतना नहीं कर पाएगा जितना वो पहले कर रहा था। तो इससे डिमांड क्या होगी? थोड़ी कंट्रोल होगी। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ा दो, मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो। अब देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने से लोग अपना पैसा खर्च करने की बजाय डिपॉजिट करने लगते हैं। इसके अलावा पहले जो लोग आसानी से लोन ले रहे थे कि हाँ भाई लोन लेकर काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ही तो इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट बढ़ गया तो इंसान लोन लेने की नहीं सोचेगा। लोन लेने की नहीं सोचेगा तो पैसा उसके पास नहीं आएगा, पैसा उसके पास नहीं आएगा तो वो डिमांड नहीं करेगा किसी चीज की। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये कहने के लिए बहुत सिंपल है बट इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है पूरी तरह से इफेक्टिव होने में।
बट हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर ये सोचेगा मैं खर्चा करूँ, इससे बढ़िया डिपॉजिट करूँ पैसा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब पहले कोई चीज 100 रुपए में बन रही थी, हम उसे 150 में बेच रहे थे, पर अब उसकी कॉस्ट हमारे लिए 150 हो गई, तो ऑब्वियसली हमें सेलिंग प्राइस तो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो महंगाई हुई ये किस कारण हुई? क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट हमारी बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई तो सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, तो महंगाई होगी। राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट लीड टू हायर प्राइसेस। प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ जाना, इससे प्राइसेस बढ़ जाते हैं, हाई प्राइस हम चार्ज करने लग जाते हैं और महंगाई बढ़ जाती है। आप देखते होंगे कि पहले जो चीजें बहुत सस्ती मिलती थी, आज उसकी कॉस्ट बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई है। पहले कोई चीज 1 या 2 रुपए में मिलती थी, आज वो चीज 10 रुपए में बिक रही है। सोल्यूशन क्या है? एड्रेस सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या किया जाए? तो कॉस्ट रिड्यूस की जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया जाए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाए जाए, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएं और अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस को थोड़ा कंट्रोल कर पाएं। तो दैट इज आवर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ये तब होता है जब हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, कॉज्ड बाय राइजिंग इंपोर्ट प्राइसेस ड्यू टू करेंसी डेप्रिसिएशन। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही। अब कैसे डेप्रिशिएट हो रही? जैसे $1 वॉज पहले 50 रुपीज, अब $1 इज मान लेते हैं 85 रुपीज। तो हमारी करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई, कमजोर हो गई है, हमारी करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग। तो महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। अब पहले हम $10 में मंगवा रहे थे कोई चीज, तो अल्टीमेटली वो हमको कितने में पड़ रही थी? 5000 में नहीं, 5000 की 500 में पड़ रही थी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 50। पर आज वही चीज हमको 850 में पड़ रही है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए इंपोर्ट क्या हो गया है? महंगा हो गया। अब इंपोर्ट महंगा हो गया है, मान लेते वही चीज अगर मैं इंडियन मार्केट में रीसेल कर रही हूँ तो क्या होगा? मैं ज्यादा प्राइस पे बेचूंगी। कॉस्ट बाय राइजिंग इंपोर्ट प्राइसेस, हमारी करेंसी जब डेप्रिशिएट हो जाती है तो हमारे लिए इंपोर्ट महंगा हो जाता है। सोल्यूशन ये है कि हम अपनी करेंसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें और इंपोर्ट थोड़ा कम करें, हम खुद से वो चीज़ें बनाने लग जाए रेदर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करने के बजाय हम क्या करें? खुद से वो चीज़ें क्रिएट करने लग जाए। तो दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। अगर वो जो इन्फ्लेशन है इंपोर्ट के कारण हो रहा है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन, लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा होगा तो भी महंगाई ज्यादा होगी। When people have lots of money to spend, people will charge lots of money from them. Excess money supply leads to inflation. जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो लोग उनसे मुंह मांगी चीजें, मुंह मांगे दाम मांगने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, मार्केट में मनी को थोड़ा कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू पैसों को कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई जाए। बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट मार्केट में क्या करेगी? बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट मार्केट में बेचेगी ताकि लोग उन बॉन्ड्स को खरीदे और उनका पैसा कम हो। तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई को कम किया जाए, पैसा कम होगा तो वैसे ही यहाँ पे ये इन्फ्लेशन, अगर पैसों के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये थे कुछ इन्फ्लेशन के टाइप। डिमांड पुल, जो डिमांड के कारण हो रहा है, ज्यादा डिमांड है इसलिए। कॉस्ट पुश, जो कॉस्ट के कारण हो रहा है क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है चीज़ों की इसलिए। इम्पोर्टेड, जहाँ पे हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए। और मार्केट में अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें महंगी हो जाती है क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है इसलिए। तो हर एक चीज़ के सॉल्यूशंस अपनाने पड़ेंगे और महंगाई को हमें एक एक्सेप्टेबल रेट पर लाना पड़ेगा। तो दैट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स एज वेल एज इन्फ्लेशन के टाइप्स। आई होप बच्चों आपको ये टाइप्स काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। यहाँ पे हमको आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको केस स्टडी दे दी होगी और आपको पूछा जाएगा ये किस तरह का इन्फ्लेशन है या इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या किया जाए, वो चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं इन द एग्जामिनेशन। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आपका आइडेंटिफिकेशन गलत ना हो। एंड स्टे ट्यून्ड माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और सेशंस डिस्कस करते रहेंगे हम अपनी इस कैप्सूल सीरीज में। थैंक यू।